नंबर 79 यानी कार्यपत्रक संख्या 79 है। हमारा विषय एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम भूगोल का 5वां पाठ प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव है वो पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 2 फरवरी 2021। वनस्पति घास फूस पेड़ पौधे जो भी आसपास देखते हो वो सभी वनस्पति है। वनस्पति दो प्रकार की हो सकती है, एक तो अप्राकृतिक वनस्पति और एक प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति वो वनस्पति होती है जो बिना किसी मानवीय सहायता के अपने आप उगती और बढ़ती है। जैसे सड़क के किनारे घास है वो प्राकृतिक वनस्पति है। जो झाड़ियाँ कंटीली झाड़ियाँ आपको दिखाई देती है वो प्राकृतिक वनस्पति है। ऐसे ही जो घने वन है वो भी प्राकृतिक वनस्पति है, क्योंकि ये बिना किसी मानवीय सहायता के अपने आप उगते और बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति 3 प्रकार की होती है, वन यानी कि पेड़, उसके बाद घास के मैदान और तीसरे होती हैं कंटीली झाड़ियाँ। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण वन होते हैं आर्थिक तौर पर भी, और अगर हम जलवायु के तौर पर देखें तो भी उनमें सबसे महत्वपूर्ण वन होते हैं। तो हमारा जो 5वां पाठ है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इसमें प्राकृतिक वनस्पति में मुख्य तौर पर वनों का वर्णन किया गया, साथ ही साथ वन्य प्राणी और उनके संरक्षण की बात भी इस चैप्टर में की गई है। आज की इस वर्कशीट में टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए। चलिए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो पहला प्रश्न दिया गया है, देशज और विदेशज या विदेशी वनस्पति में अंतर क्या है। देशज और विदेशी वनस्पति में अंतर क्या है ये हमें बताना है। भारतीय मूल की वनस्पति को हम देशज वनस्पति कहते हैं, यानी वो वनस्पति जिसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई है, जबकि विदेशी मूल की वनस्पति को हम विदेशी वनस्पति कहते हैं, जो दूसरे देशों से भारत में लाई गई है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। सुंदरी वृक्ष का संबंध है वो मैंग्रोव वनस्पति से। सुंदरवन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहते हैं, उस डेल्टे का नाम सुंदरवन इसीलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, और सुंदरवन डेल्टा है वो मैंग्रोव वन का ही भाग है। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया, थर्ड प्रश्न है हमारा, भारतीय जो मरुस्थलीय वनस्पति की मुख्य विशेषताएं क्या है। हमें बताना है मरुस्थलीय वनस्पति की मुख्य विशेषता। मरुस्थलीय वनस्पति में मुख्य तौर पर कंटीली झाड़ियाँ और कंटीले पेड़ पाए जाते हैं। कंटीले पेड़ मतलब जिनके कांटेदार पेड़ होते हैं, पत्ते नुकीले होते हैं वो, और झाड़ियाँ पाई जाती है। इनकी जड़ें लंबी होती है तथा पत्ते छोटे होते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, नंदा देवी जीवमंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है। नंदा देवी जीवमंडल निश्चय इसकी स्थापना 1982 में की जाती है, और उस वक्त इसका नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क। बाद में इसका नाम बदलकर नंदा देवी जीवमंडल निश्चय कर दिया गया, और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उसके बाद 5वां प्रश्न है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि भारत के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। कुल क्षेत्रफल की बात की जा रही है तो वो हमें बताना है, तो वो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है। उसके बाद 6th क्वेश्चन है जो अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न है। अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न है। अनुच्छेद हालांकि मैंने नहीं पढ़ा है क्योंकि बेहद आसान है, जो हम प्रश्नों में ऑलरेडी कवर करने वाले हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों में, भारत में जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है। हमें बताना है कि भारत में जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है। तो भारत में जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड है, भारत में विश्व में पाए जाने वाले पक्षियों के लगभग कितने प्रतिशत प्रजातियां पाई जाती है। यानी विश्व में जितने पक्षी पाए जाते हैं उनके कितने प्रतिशत भारत में पाए जाते हैं ये हमें बताना है। तो लगभग 13% जो विश्व के पक्षी है वो अकेले भारत में मिलते हैं या पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया, भारत जीव प्रजातियों के मामले में बहुत समृद्ध है। भारत जीव प्रजातियों के मामले में बहुत धनी या समृद्ध है। इस कथन के पक्ष में तर्क देना है, यानी हमें ये प्रूव करना है कि वास्तव में भारत समृद्ध है। तो भारत में जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ, पक्षियों की लगभग 2,000 से अधिक प्रजातियाँ और मछलियों की लगभग 2500 से अधिक प्रजातियाँ मिलती हैं। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत जीव प्रजातियों के मामले में बहुत समृद्ध है। उसके बाद 6th क्वेश्चन का 4th पार्ट रहेगा, चौथा भाग है कि भारत में मछलियों की बहुत प्रजातियां मिलती है, इसके क्या लाभ है। पहला,
जैव विविधता में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जितनी अधिक प्रजातियां मिलेगी तो जैव विविधता में ही बढ़ोतरी होगी। दूसरा, तटीय इलाकों में यह भोजन का भी एक महत्वपूर्ण भाग है। तीसरा, विभिन्न प्रकार की मछलियों का उपयोग चिकित्सा में भी किया जाता है, जैसे तेल वगैरह है इस ऐसे अवेलेबल होते हैं, तो इनका जो मेडिकल इंडस्ट्री है या मेडिसिनल वैल्यू भी इनकी है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन दिया गया है। 7वां क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का रहेगा। सदाबहार वन तथा पर्णपाती वनों में कोई 3 अंतर बताइए। हमें कोई 3 अंतर बताने सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में। पर्णपाती वन है उनको हम पतझड़ी वन भी कह सकते हैं। सदाबहार वन सदा हरे भरे रहते हैं, जबकि पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपने पत्ते एक साथ गिरा देते हैं, इसलिए उनको पतझड़ी वन कहा जाता है। सदाबहार वन है उनके पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर से अधिक होती है, जबकि पर्णपाती वन के पेड़ों की ऊंचाई लगभग 45 मीटर होती है। तीसरा अंतर है, सदाबहार वन उन इलाकों में पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो, तभी वो सदाबहार रह पाते हैं, जबकि पर्णपाती वन उन इलाकों में पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती है। लगभग 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में जहां बारिश होती है वहां पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 8वां क्वेश्चन है, भारत में पादपों और जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है। यानी भारत में काफ़ी अधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ये जैव विविधता के कारण क्या है कि इतने प्रकार के पेड़ पौधे या फिर वन्य जीव हैं वो मिलते हैं, तो वो कौन से कारक है जिनके कारण इतनी विविधता है। तो उनमें पहला है तापमान। भारत के अलग अलग भागों में तापमान अलग अलग रहता है पूरे वर्ष पर, और अलग अलग तापमान होने के कारण अलग अलग प्रकार की प्रजातियों को आगे बढ़ने का मौका मिला है। दूसरा, वर्षा की मात्रा भी पूरे देश में असमान है, और इससे भी अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के वन्य जीव तथा पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तीसरा, मिट्टी है। भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिनमें से 6 मुख्य प्रकार की मिट्टियाँ। तो मिट्टी में विविधता होने के कारण भी अलग अलग प्रकार की मिट्टी वो अलग अलग प्रकार के पौधों को, घास फूस, झाड़ियों को सहारा देती है, यानी कि उगने और बढ़ने मदद करती है, तो इसके कारण भी जैव विविधता में बढ़ोतरी हुई है। 4th है स्थलाकृति। भारत में उत्तर में हिमालय प्रदेश है, पठार प्रदेश है, दक्षिण की तरफ बात करें तो दक्कन का पठार आ जाता है, साथ ही साथ तटीय मैदान और द्वीप समूह है, थार का मरुस्थल है। तो अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं, इसलिए भी भारत में जैव विविधता में बढ़ोतरी हुई है। और 5वां कारण है ऊंचाई। जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते हैं तापमान कम होता है, तो ऐसे ही हिमालय पर है तो वहाँ जैसे जैसे तापमान कम होता है उसके कारण जैव विविधता में और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। ऊंचाई के साथ साथ पेड़ पौधे और वन हैं उनके प्रकार में भी बदलाव आते जाते हैं। तो ये 5 प्रमुख कारक हैं जो भारत में पादपों और जीवों के वितरण को प्रभावित करते हैं और उनकी विविधता के लिए भी जिम्मेवार हैं। उसके बाद 9वां क्वेश्चन रहेगा। 9वां प्रश्न है, स्वयं सोचकर वनों के कोई 5 अप्रत्यक्ष लाभों को लिखिए। हमें वनों को कोई 5 अप्रत्यक्ष लाभ है वो बताने हैं। तो काफ़ी सारे लाभ हैं जो प्रत्यक्ष लाभ है जिनको हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अप्रत्यक्ष लाभ में पहला रहेगा मृदा अपरदन परोक्ष। पेड़ों की जो जड़ें हैं वो मृदा को पकड़ कर रखती है, इससे मृदा अपरदन पर नियंत्रण रहता है, यानी मृदा अपरदन है वो नहीं हो पाता है। दूसरा, बाढ़ की रोकथाम में भी मदद करते हैं। पेड़ों की जड़ें न केवल पानी को रोकती है, सोखती है, बल्कि मिट्टी की पकड़ भी बनाए रखती है, इससे भी बाढ़ को रोकने में सहायता मिलती है, विशेष तौर पर जो भारी बारिश वाले इलाके। तीसरा, मरुस्थलों के प्रसार पर रोक। वन रेतीली मिट्टी को आगे नहीं बढ़ने देते और मरुस्थलों के प्रसार पर भी रोक लगाते हैं। तो यहाँ पे प्रसार पर रोक, क्योंकि ये वॉइस टाइपिंग की गई है तो कुछ शब्द कुछ और बोले जाते हैं और ये कुछ और समझता है। उसके बाद 4th है जलवायु पर प्रभाव। वन प्रदूषण पर नियंत्रण रखते हैं और वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। प्रदूषण पर नियंत्रण रखते हैं तो जलवायु है उसका एक बैलेंस है उसको बना के रखने में मदद करते हैं, साथ ही साथ ये वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। मिट्टी की उर्वरता में भी बढ़ोतरी। वनों की पत्तों इत्यादि से मिट्टी में जीवांश की मात्रा में बढ़ोतरी होती है और इससे मिट्टी और अधिक उपजाऊ भी बनती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट 10th और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्वतीय वनस्पति की विशेषताएं व क्षेत्र लिखिए। पर्वतीय वनस्पति है उसकी विशेषताएं बतानी है और उसके क्षेत्र का वर्णन करना है। हिमालय पर्वत के ऊंचाई पर जाने पर अलग अलग जलवायु वाले वन मिलते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तो जलवायु में बदलाव आएगा, तापमान कम होता जाएगा, तो पेड़ों के जो प्रकार है उसमें भी बदलाव आता है।
तो उसके आधार पर हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार तथा पतझड़ वाले मिश्रित वन मिलते हैं, यानी कि कुछ सदाबहार के पेड़ हैं, कुछ पचड़ी वनों के पेड़ हैं, वो दोनों मिश्रित तौर पर पाए जाते हैं। 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले पेड़ पाए जाते हैं, जैसे मुख्य तौर पर देवदार, ओक, बर्च, मेपिल इत्यादि जो वृक्ष है वो पाए जाते हैं। 2500 से 4500 मीटर यानी कि कुछ और ऊंचाई पर अगर जाया जाए तो वहाँ पर कोणधारी पेड़ पाए जाते हैं। कोणधारी पेड़ जो शंकु के आकार के होते हैं, प्रमुख है चीड़, स्प्रूस, फर, स्नोवर, ब्लू पाइन इत्यादि पाए जाते हैं, जो कोणधारी इस एंगल में होते हैं, इसलिए उनको कोणधारी कहा जाता है, ताकि अगर बर्फबारी होती है, हिमपात होता है तो फिसल कर नीचे आ सके। उसके बाद 4500 से 4800 मीटर की बात करें तो यहाँ पर टुंड्रा वनस्पति जो बर्फीले क्षेत्र में उगने वाली घास है, जिनमें काई, घास, लाइकन इत्यादि शामिल है, वो पाए जाते हैं। 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती, क्योंकि ऊपर का जो जितना भी क्षेत्र है वो बर्फीला है, हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। तो ये थे कि किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है हिमालय क्षेत्र में, हिमालय वनों में। तो ऊंचाई के साथ साथ उसमें बदलाव आते हैं। और ये जो वनस्पति है मुख्य तौर पर कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश इत्यादि इन राज्यों में पाई जाती है।